मेरा नाम नवेरा ख़ान है और मैंने CSS 2021 में क्लियर किया है और इस वक्त मेरी एलोकेशन जो है वो पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में हुई है। ये मेरी पहली अटैम्प्ट थी और मैंने अपनी पहली अटैम्प्ट में ही रिटन और इंटरव्यू क्लियर कर लिया है। मैं आपको अपने थोड़े से एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताती चलूँ कि मैंने अपना जो मैट्रिकुलेशन है वो आर्मी पब्लिक स्कूल से किया है और उसके बाद मैंने अपना इंटरमीडिएट प्री मेडिकल में किया था फ्रॉम PCHS कॉलेज और उसके बाद मैंने सोशल डेवलपमेंट एंड पॉलिसी में BSc ऑनर्स किया है हबीब यूनिवर्सिटी से। और CSS का ख़्याल मुझे इस तरह से आया क्योंकि मेरे नाना जो थे वो भी एक सिविल सर्वेंट थे। उन्होंने इंडिया में UPSC का एग्ज़ाम क्लियर किया था और उनकी फ़र्स्ट पोजीशन आई थी। फिर माइग्रेशन के बाद वो पाकिस्तान आ गए। यहाँ आकर उन्होंने CSS का एग्ज़ाम दिया था और उसमें भी उनकी बहुत अच्छी पोजीशन आई थी और उनकी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में एलोकेशन हुई थी। तो मुझे अपने नाना से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन हासिल हुई। और उसके अलावा मेरे जो फ़ादर हैं वो भी गवर्नमेंट सर्विस में होते हैं, वो FPR से रिटायर्ड हैं। तो यही वजह है कि मुझे बहुत सारे रोल मॉडल्स मुझे घर में मिले थे, मेरी फैमिली में मिले थे, जिनकी वजह से मुझे CSS को करने की और इस फील्ड में आने की, इस करियर में आने की बहुत ज़्यादा एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन थी। और यही वजह है कि मैंने शुरू से ही अपना एक माइंड बना लिया था कि मैं CSS का एग्ज़ाम दूंगी और ये इसीलिए मैंने अपना जो मेजर था हबीब यूनिवर्सिटी में वो प्री मेडिकल से यानी साइंसेस से चेंज करके मैंने सोशल साइंसेस में अपना मेजर किया। और वो जो ट्रांजिशन था वो बहुत टफ़ था मेरे लिए क्योंकि मुझे सोशल साइंसेस के बारे में इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था कि उसमें क्या चीज़ें पढ़ी जाती हैं और उसकी पढ़ाई किस तरह से आप उसको लेकर चलते हैं। तो ये मैं कहूँगी कि एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए कि प्री मेडिकल से स्विच करना सोशल साइंसेज में। लेकिन मुझे पता था कि ये स्टेप मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर मैं सोशल साइंसेज नहीं पढ़ूँगी तो मुझे CSS की तैयारी में थोड़ी प्रॉब्लम पेश आ सकती हैं। तो यही वजह है कि मैंने सोशल साइंसेज में एडमिशन लिया और हबीब यूनिवर्सिटी की फ़ैकल्टी और उन सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उससे मेरी काफ़ी सारी चीज़ों में हेल्प हुई। मैंने अपनी CSS की जर्नी 2020 में स्टार्ट की थी। जिस साल मेरा यूनिवर्सिटी का लास्ट सेमेस्टर था, जिस साल कोविड आया था, तो मैंने अपनी CSS की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और मुझे तकरीबन 1 साल लगा इसको प्रिपेयर करने में क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आपका ख्याल रखना पड़ता है। स्पेशली जो एसए और प्रेसी के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रैटेजीज़ इस्तेमाल करनी पड़ती हैं क्योंकि उसी में फेलियर रेट जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो यही वजह है कि मैंने उन दोनों सब्जेक्ट्स पे बहुत टाइम लगाया। फिर मैंने अपने ऑप्शनल्स जो सिलेक्ट किए वो थे US हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड जेंडर स्टडीज़। और ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स मैंने इसलिए लिए क्योंकि मैंने ये यूनिवर्सिटी में किसी न किसी कैपेसिटी में पढ़ रखे थे और मुझे उनमें इंटरेस्ट भी था। तो यही वजह है कि मैंने ये ऑप्शनल सेलेक्ट किए। और एक मिथ होती है कि आप कुछ तरह के सब्जेक्ट्स लें तभी आपका क्लियर होता है। जैसे फॉर इंस्टेंस इंटरनेशनल रिलेशंस या पॉलिटिकल साइंस लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं कि उसमें उनको लगता है कि उसको पढ़ना और उसको याद करना और उसको पास करना बहुत आसान होता है, लेकिन ये एक मिथ है। मेरे नज़दीक अगर आप वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लेते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है, जिसमें आप वाकई में समझते हैं कि आप इसको 1 साल तक पढ़ लेंगे कंसिस्टेंसी के साथ और एग्ज़ाम भी दे देंगे, तो आप वो सब्जेक्ट्स लें जो आपकी एप्टीट्यूड के हिसाब से सूट करते हैं। और इसके अलावा मैं रेकमेंड करूँगी कि आप एसए और प्रेसी की तैयारी बहुत अच्छी करें और एसेज लिखें और उनको इवैल्यूएट भी करवाएं ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ पर लैक कर रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं। उसके अलावा ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई अकेडमी ज्वाइन करें क्योंकि लोगों का ये होता है कि अगर आप अकेडमी नहीं ज्वाइन करेंगे तो आपकी तैयारी नहीं होगी। नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अकेडमीज़ ज्वाइन किए बग़ैर जो है वो बहुत अच्छी तैयारी की, उनकी बहुत अच्छी पोजीशंस आई हैं। तो ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है। अकेडमी जाने के फ़वाइद भी होते हैं और नुकसानात भी होते हैं। पहले फ़वाइद की बात करते हैं तो पहला सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं। ठीक है, आप जब इतने सारे लोगों में जाकर बैठते हैं जहाँ पर हर कोई एक ही कॉमन गोल के लिए स्ट्राइव कर रहा होता है, तो आपको अंदर से एक मोटिवेशन आती है, आपका खुद एक डिसिप्लिन बिल्ड होता है। और फिर एकेडमीज़ वाले आपको जो है वो बहुत सारे टेस्ट्स के थ्रू आपको गुजरना होता है और उनके थ्रू आपकी तैयारी में और ज़्यादा आपकी तैयारी और क्रिस्प होती जाती है। तो अगर तो आपको लगता है कि आप घर में बैठ के नहीं पढ़ सकते और आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है और डिसिप्लिन थोड़ा नहीं है, तो आप डेफिनेटली एकेडमी ज्वाइन करें और वहाँ जाकर जितने भी
कोर्सेज़ होते हैं वो लें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप घर में बैठ के तैयारी कर सकते हैं और आजकल इंटरनेट इज़ एन एक्सेलेंट रिसोर्स, आप उसको इस्तेमाल करें। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आप देख सकते हैं और बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं जो आपको पूरे कोर्सेज़ की तैयारी करवाते हैं, तो आप वो भी करें। और मैं ये कहूँगी कि अगर आप CSS करना चाहते हैं तो जस्ट गो ऑल इन। ये मत करें कि आप साथ में बहुत सारी और चीज़ें भी कर रहे हैं और CSS आपने एक साइड पे रखा हुआ है कि चलो ये भी कर लेंगे। अगर आपको वाकई में सिविल सर्विसेज में आना है और आपको सर्व करने का शौक़ है तो आप CSS को बहुत ज़्यादा अहमियत दें। दिस एग्ज़ाम डिज़र्व्स योर रिस्पेक्ट। अगर आप उसको रिस्पेक्ट देंगे, उसको वो वैल्यू देंगे, वो टाइम देंगे जो ये डिज़र्व करता है, तो फिर ये एग्ज़ाम भी आपके लिए बहुत रिवॉर्डिंग साबित हो। नोट्स बनाने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि देखें ये एक रिगरस रिटन एग्ज़ाम है, ठीक है। आपकी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स का एग्ज़ाम है। आई नो इट्स वेरी रिडक्टिव अप्रोच टू द एग्ज़ाम, लेकिन जहाँ तक मैंने गैदर किया है कि ये आपकी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स को जज करता है, साथ में आपकी स्ट्रैटेजी और नॉलेज भी ये देख रहा होता है। लेकिन बेसिकली आप ये एग्ज़ाम ये देख रहा होता है कि आप किसी भी गिवन टॉपिक पर, कोई भी कहीं से भी आए हुए टॉपिक पर एक मखसूस महदूद टाइम में कितने अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इस एग्ज़ाम में नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप उसके नोट्स बनाएं, नोट्स ब्रीफ बनाएं या कॉम्प्रिहेंसिव बनाएं, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा एक और चीज़ ये कि मॉक एग्ज़ाम्स देना बहुत ज़रूरी है। तो अकेडमीज़ का जो रोल मैंने शुरू में बताया था कि आप अगर ना जाना चाहें तो मॉक एग्ज़ाम्स के लिए आप ज़रूर अकेडमीज़ जाएं और जाकर एग्ज़ाम्स दें, क्योंकि मेरे ख़्याल में जो मैंने एग्ज़ाम को क्लियर किया है उसके एक बहुत बड़ा रोल जो है मॉक एग्ज़ाम्स ने प्ले किया। मैंने तकरीबन अकेडमी में जाकर कोई 60 to 70 मॉक एग्ज़ाम्स दिए थे। मतलब मैंने 3 से 4 महीने सिर्फ मॉक एग्ज़ाम्स पर लगाए थे, साथ साथ मेरी तैयारी भी चल रही थी। लेकिन मैंने सितंबर से मॉक एग्ज़ाम्स देना स्टार्ट किए थे। मैंने किप्स ज्वाइन किया था और वहाँ से जाकर फिर मैंने कुछ जनवरी तक मॉक एग्ज़ाम्स मैंने दिए थे और वो हर तरह के एग्ज़ाम्स थे, फुल लेंथ भी थे, शॉर्ट लेंथ भी थे और पूरे एग्ज़ाम्स भी थे। तो उससे मेरी राइटिंग स्किल्स और मेरी लिखने की स्पीड और टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो गई थी। और यही वजह है कि जब मैं एग्ज़ाम्स देने बैठी थी तो मुझे थकन का एहसास नहीं हुआ था, क्योंकि 6 जो दिन होते हैं जिसमें आपको 2 एग्ज़ाम्स देने होते हैं वो बहुत क्रिटिकल होते हैं। उसमें आप थक नहीं सकते। ये नहीं कह सकते कि आज मैंने 2 एग्ज़ाम्स दे दिए और कल जाके दोबारा 2 एग्ज़ाम्स देने, नहीं। आपको हर एक एग्ज़ाम में उसी एनर्जी के साथ जाना होता है जिस तरह से आपने, जो आपका पहला एग्ज़ाम होता है, आप उसमें जिस एनर्जी के साथ गए होते हैं उसी एनर्जी के साथ आपको अपने आखिरी एग्ज़ाम में भी जाना होता है, क्योंकि ये एक बहुत रिगरस राइटिंग एक्सरसाइज है। जो एसे के लिए यही है कि आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें, जितनी रीडिंग कर सकते हैं उतना करें, क्योंकि आजकल आपको बुक्स भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अब तो इंटरनेट पे सारी बुक्स मौजूद हैं। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप जाके पूरी PDFs में बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप बुक्स लें, उनको पढ़ें और हर तरह के राइटिंग स्टाइल को देखने की कोशिश करें। जैसे CSS में तो आपको फ़िक्शन, एक तरह से आपको एकेडमिक फॉर्मल राइटिंग करनी होती है, ठीक है। तो आप बुक्स पढ़ें, ठीक है। आप अपने सब्जेक्ट की भी पढ़ सकते हैं और आप कोई ऐसी बुक्स भी पढ़ सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट है। और उसके अलावा ये जो डिफरेंट ऑनलाइन रिसोर्सेज होती हैं, जैसे अल जज़ीरा हो गया, जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, आप इनको देखें। अल जज़ीरा की जो राइटिंग स्टाइल है वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि वो बहुत ही कंसाइज फॉर्म में लिखते हैं और उनकी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं होती कि आप उसको समझ ना पाएँ, लेकिन उनका जो राइटिंग स्टाइल होता है वो बहुत अच्छा होता है। एंड आई थिंक अगर आप उसको एक तरह से अडॉप्ट कर लें या उसको बिल्ड कर लें तो आपके लिए CSS में बहुत हेल्प करेगा। और उसके अलावा हर किसी का एक यूनिक राइटिंग स्टाइल होता है, तो आप अगर नहीं है राइटिंग स्टाइल तो आप उसको डेवलप करने की कोशिश करें। डोंट ट्राई टू कॉपी समवन एल्सेस राइटिंग स्टाइल, क्योंकि वो नहीं होगा। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि आप डॉन का जो राइटिंग स्टाइल है वो कॉपी करें, आप वो कॉपी नहीं कर सकते। वो उन्होंने एक जर्नलिस्टिक मखसूस अंदाज में लिखा होता है और वो बहुत एक्सपीरियंस राइटर्स होते हैं, वो बहुत अरसे से लिखते आ रहे होते हैं, तो उनका उस तरह से डेवलप हो गया होता है। आपका जो भी यूनिवर्सिटी में जो राइटिंग स्टाइल रहा है आप कोशिश करें कि उसी को फॉलो करें। और वोकैबुलरी का ये होता है कि आप जैसे जैसे आप चीज़ें पढ़ते जाएंगे ना, आपकी सबकॉन्शियस में आपकी एक वोकैबुलरी खुद ही डेवलप होती जाएगी। आपको CSS के लिए अलग से वोकैबुलरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रेसी का एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको कुछ याद करनी होती हैं चीज़ें, वो आप कर लें, लेकिन ओवरऑल आप जितना पढ़ेंगे, जितना आपका रीडिंग वास्ट होगी, उतना आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी और उतना आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे।
स्कोरिंग है, बिल्कुल है, लेकिन मैंने ऐसे भी बहुत से लोगों को देखा है जो उन्हीं पेपर्स में उनके बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स हैं। जैसे मैंने इस साल का स्कोरिंग जो ट्रेंड देखा है, जो मैंने लोगों की DMCs देखी, मुझे ऐसा अंदाज़ा हुआ कि जेंडर स्टडीज़ को हिट किया गया था। जेंडर स्टडीज़ में थोड़े कम मार्क्स आए थे लोगों के, लेकिन मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जिन्होंने 60-70 प्लस उसमें स्कोर किया है। तो स्कोरिंग ट्रेंड होता है, लेकिन अगर आप स्कोरिंग ट्रेंड को बहुत ज़्यादा फॉलो करेंगे तो शायद आपको ऐसा सब्जेक्ट ले लें जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है और आपका कोई एकेडमिक बैकग्राउंड भी नहीं है, बस आपने स्कोरिंग ट्रेंड की वजह से उसको रख लिया और हो सकता है आप उसको क्लियर ना कर पाएँ। तो आप वही सब्जेक्ट्स लें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है और आपको लगता है कि आप उसको उस महदूद टाइम में पढ़ सकेंगे। जैसे कुछ स्कोरिंग जो सब्जेक्ट्स होते हैं, लोग इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत ज़्यादा एक ज़माने में लोग ले रहे थे, फिर उसमें बहुत लोगों को फेल किया जाने लगा, फिर लोग पॉलिटिकल साइंस की तरफ आए। तो यही होता है कि हर साल 1-2 सब्जेक्ट्स का होता है, हिट होने का होता है, लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी, आप कॉन्फिडेंट होंगे तो आप कर लेंगे क्लियर। तो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग ट्रेंड्स पे मत जाएं, अपनी तैयारी को बेहतर करें। जब मैं अपना दे रही थी रिटन, तो मैंने एक स्ट्रैटेजी डेवलप कर ली थी कि शुरू के जो 10 मिनट होंगे उसमें मैं अपने MCQs को पूरा कर लूँगी, क्योंकि 30 मिनट्स आपको दिए जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर है आप 30 मिनट्स में आप MCQs का ये होता है कि आप तो आपको आते हैं या तो नहीं आते। तो मैंने MCQs पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया था, मैंने बस 10 से 12 मिनट में अपने MCQs किए थे और फिर मैं अपने जो सब्जेक्टिव पोर्शन था उस पर आ गई थी। और मैंने शुरू में अपने जो पूरा एग्ज़ाम पेपर था उसको अच्छी तरह से पढ़ा था, उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई किया था जिन पे मैं लिख सकती थी। तो मैंने उन 4 क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई किया, उनको एक दफ़ा पढ़ा, उनके कीवर्ड्स को देखा, उनके कीवर्ड्स को हाईलाइट किया कि उसमें मुझसे पूछा क्या गया है, मुझसे डिस्कस करने को कहा गया है, या मुझे क्रिटिकली एनालाइज करने को कहा गया है, या मुझे इवैल्यूएट करने को कहा गया है। तो मैंने इन सब चीज़ों को मार्क किया और शुरू के 5 से 10 मिनट मैंने ये किया। उसके बाद फिर मैंने एक क्वेश्चन लिया जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा आता था और मैंने उसको किया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने अपने बाकी भी क्वेश्चंस किए। और मैंने अपने क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स और मैप्स वगैरह बनाए थे। मैंने कंटेंट शायद कुछ पेपर्स में इतना ज़्यादा नहीं लिखा होगा जितना मैंने इन चीज़ों के थ्रू एग्जामिनर को एक तरह से फैसिलिटेट करने की कोशिश की थी। हर क्वेश्चन को कोशिश की थी कि एक ही लेंथ पे लिखूं। जैसे मेरा अगर पहला जो क्वेश्चन था वो 5 या 6 पेजेस का था, तो मैंने कोशिश की थी कि मेरे बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी इसी एक ही लेंथ के हों, ताकि एक अच्छी प्रेजेंटेशन आए। और मैंने वही ब्लू और ब्लैक मार्कर्स पॉइंटर्स का यूज़ किया था, और कलर्स आपको नहीं यूज़ करने होते, सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू आपको यूज़ करने होते हैं, इसके अलावा और कोई कलर्स नहीं यूज़ करने होते हैं। और कोशिश करें कि आपकी राइटिंग अच्छी हो, क्योंकि बहुत से लोग लिखते अच्छा हैं बहुत, लेकिन उनकी राइटिंग इतनी जम्बल्ड अप होती है कि आप उसको पढ़ ही नहीं सकते। जैसे कुछ लोगों ने मुझसे अपने ऐसे और प्रेसीज वगैरह चेक करवाए थे, तो बिलीव मी कि मैं कुछ तो पढ़ ही नहीं सकी। और फिर जब आप पढ़ ही नहीं सकते ना, तो फिर आपका दिल नहीं चाहता कि आप पढ़ें। तो कोशिश करेंगे अपनी राइटिंग को थोड़ा बेहतर करें। अगर आप कर्सिव में लिखते हैं तो वो क्लियर होना चाहिए। मैं कर्सिव में नहीं लिखती, मैं स्ट्रेट लिखती हूँ, जैसे कंप्यूटर पे आप टाइप कर रहे होते हैं, मैं वो वाली राइटिंग करती हूँ, तो नज़र आता है साफ़। तो आपकी राइटिंग बहुत साफ़ होनी चाहिए, क्रिस्प होनी चाहिए, यानी एग्जामिनर को ना कोई पढ़ते हुए परेशानी ना हो। वरना आप खुद सोचें कि अगर मैं किसी का पेपर पढ़ रही हूँ और मुझे मसला हो रहा है उसको पढ़ने में, तो एग्जामिनर जिसने इतने 15-20 हज़ार पेपर बल्कि उससे भी ज़्यादा चेक करने होते हैं, वो फिर कैसे करेंगे चेक। तो अपनी राइटिंग को बहुत अच्छा करें, फैसिलिटेट करें एग्जामिनर को कि वो आपका पेपर पढ़े और उसको वो पढ़ना चाहे उसको। तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, नीट होनी चाहिए। जी, शुरू में जब मैं प्रिपेयर करी थी तो मैंने एक बहुत ही अच्छा क्रिस्प सा स्केड्यूल बनाया था, लेकिन यही होता है कि स्केड्यूल्स चेंज होते रहते हैं। जैसे शुरू के कुछ महीनों में आप थोड़ा रिलैक्स, आपका एटीट्यूड होता है, आप रिलैक्सड होते हैं कि आपके पास बहुत टाइम होता है, तो आप आराम से पढ़ते हैं चीज़ों को। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप मॉक एग्जाम्स देना शुरू करते हैं और आपको नज़र आता है कि आपकी तैयारी कहाँ पर स्टैंड करती है, तो फिर आपकी जो प्रेपरेशन होती है वो फोकस्ड होना शुरू हो जाती है। तो शुरू के कुछ 5-6 महीनों में मैंने भी आराम से पढ़ा था, लेकिन फिर आखिरी के जो 3-4 महीने थे वो बहुत क्रिटिकल थे, तो मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा था। और मैंने ऐसे के लिए सिर्फ एक ही टीचर को फॉलो किया था, और मैंने कोशिश की थी कि मैं उन्हीं का पैटर्न लेकर चलूँ। उनका पैटर्न बहुत सिंपल सा था और मुझे समझ में आ गया था, तो मैंने उसी को फॉलो किया। और यही होता है कि अगर आप ये एग्ज़ाम दें, पहली बात है कि जब आप एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो मेरी तो एडवाइस होगी कि आप बहुत सारे लोगों को मत बताएं कि आप ये एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम की नेशनल रिकग्निशन इतनी ज़्यादा है कि आप इसको जितना छुपा के रखें उतना अच्छा है। सो उन्हीं लोगों से डिस्कस करें चीज़ें जो आपको लगता है कि आपको अच्छी एडवाइस देंगे या जिनको आप ट्रस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मत बताएं कि आप इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं या इसको दे रहे हैं। और जो एक चीज़ जो मैंने मिस की थी वो ये था कि मैंने कोई स्टडी ग्रुप नहीं बनाया था। अगर आपके नज़दीक कुछ लोग हैं, आपके दोस्त हैं जो एग्ज़ाम को दे रहे हैं, 2-3 लोग हैं जिनके साथ आप एक ग्रुप बना के पढ़ सकते हैं, तो आप ज़रूर उसको अवेल करें,
क्योंकि उसमें बहुत अच्छी आपको एक मोटिवेशन होती है और आप लोग जो मिल के नोट्स एक्सचेंज करेंगे, पढ़ेंगे और डिस्कशंस करेंगे, उससे आपको बहुत हेल्प भी मिलेगी। लेकिन मैंने अपनी तैयारी खुद ही की थी क्योंकि मेरे साथ एज सच कोई नहीं था उस वक्त देने वाला एग्ज़ाम। तो यही है कि आप बस कुछ जिन आप टीचर्स को फॉलो कर रहे हैं और आप समझते हैं कि उनकी एडवाइस आपके लिए अच्छी साबित होगी, आप उन्हीं को फॉलो करें। मेरे साथ मैं एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी कि मैंने जब अपनी एसए की तैयारी वगैरह सब कुछ कर ली थी और आखिरी का 1 महीना था, उसमें मेरी एक और टीचर से मुलाकात हुई थी जो सीएसएस की ही तैयारी करवाते थे। और उन्होंने मुझे एडवाइस की थी एसए के बारे में कि आप एसए में वो टॉपिक लें जो सबसे ज़्यादा मुश्किल हो, क्योंकि उनका ये परसेप्शन था कि ऐसे में जो 10 टॉपिक्स होते हैं उनमें से 2 या 3 ही ऐसे होते हैं जिस पे वो आपको जज कर रहे होते हैं, और बाकी जो टॉपिक्स होते हैं वो फिलर होते हैं। तो अगर आप उनको लेंगे तो वो आपको पास नहीं करेंगे। और ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल बात थी, क्योंकि जिन टीचर से मैंने पढ़ा था उन्होंने यही कहा था कि आप वो टॉपिक लें जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, वो टॉपिक जिसमें कोई आपको इतना नज़र आ रहा हो कि कोई 2 बातें नहीं है, इसमें एक ही सिंपल सा नैरेटिव है जिस पे आप लिख सकते हैं। तो मेरे लिए एक बहुत ही कन्फ्लिक्टिंग चीज़ थी, मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी। और लेकिन फिर मैंने अपने आप को फिर बैक ट्रैक किया। मैंने कहा नहीं, मैं वही टॉपिक लूँगी जो मुझे अच्छे तरीके से आता है, जो बेशक उसको पूरे सब कैंडिडेट्स ले रहे होंगे, लेकिन मैं वही लूँगी जिस पे मैं लिख सकती हूँ, जिससे मुझे कॉन्फिडेंस है। और मैंने वही टॉपिक लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पास हो गया। तो यही है कि आप जब इस फेज़ में से जब आप गुजरते हैं, आपको बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें बताते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको डबल माइंडेड नहीं होना। आप वही उन 3 लोगों को लें जिनको आप समझते हैं कि वो आपको अच्छी एडवाइस दे रहे हैं। तो बहुत सारी एडवाइस आप लोगों से मत लें।